हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेग्रेशन के बारे में। और ये रेग्रेशन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, मशीन लर्निंग में और स्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा ये वैल्यू को प्रेडिक्ट करने में, मॉडल्स बनाने में इनका कैसा यूज़ हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेग्रेशन है क्या। तो जो लोग नहीं जानते हैं रेग्रेशन के बारे में और जिन्होंने ये शब्द ही पहली बार सुना है, तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने मशीन लर्निंग के जो इंट्रोडक्शन में रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन देखा था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत। तो यहाँ हम लोग रेग्रेशन को थोड़ा सा इस पर रेग्रेशन के ऊपर फोकस करके ये वीडियो मैंने बना रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग रेग्रेशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और एक लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ आपके पास कुछ शॉप्स हैं जहाँ आप लैपटॉप की प्राइस पूछते हैं। तो एक शॉप हम मान लेते हैं S1, S2, S3, S4 और बस ठीक है, 4 शॉप मान लेते हैं। आप पहली शॉप पर जाते हैं और वहाँ आप पूछते हैं कि भाई लैपटॉप कितने का है, और आपको आंसर मिलता है 35,000। S2 पर जाते हैं, वहाँ आपको आंसर मिलता है 45,000। S3 पर जाते हैं, वहां आपको प्राइस मिलता है 90,000। और S4 पर जाते हैं, वहां आपको प्राइस मिलता है 22,000। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो लैपटॉप्स हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये किस आधार पर इसकी प्राइस आई है। तो अभी हम इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। तो हमको यहाँ पता नहीं है कि लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि S1, S2, S3 ये कितने का है और क्या इसको वास्तव में इतने का ही मिलना चाहिए। ये 35,000 है तो क्या 35 का ही मिलना चाहिए या 32 का तो नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां S5 एक शॉप और है तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो सीधा सा आंसर होगा कि भाई इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास दिए गए डेटा को, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, इसको देखकर अगर मैं बताने का ऑप्शन हो तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है रिग्रेशन। सिर्फ इसी का उपयोग करके हम इसको बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और इसके लिए हम एक S5 के लिए, S5 पर ये लैपटॉप कितने का बनेगा, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और एक ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रेडिक्ट करेगी कि S5 की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहां पर मान लीजिए आप एक ग्राफ बनाते हैं और मान लीजिए ये S1 है, ये है S2, ये है S3 और ये है S4। ठीक है, और अगर S1 के लिए आपकी वैल्यू यहां पर मान लीजिए मैं इसको कर लेता हूं 30,000, ये 40, ये 50। आपको एग्जैक्ट उसको मत मानिए, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 70, 80 और ये 90। और मान लीजिए S1 आपको मिलता है 35 में, S2 आपको मिलता है 45 में, S3 आपको मिलता है 90,000 का, S4 आपको मिलता है 22,000 का। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखें और अगर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इनके बीच की, तो आप एक एग्जैक्ट एक वो बता सकते हैं कि भाई S5 कितने का मिलेगा। लेकिन यहां पर इनकी दूरी बहुत ज्यादा है इन पॉइंट्स की। जो पॉइंट्स की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेसिडुअल कहते हैं रिग्रेशन की भाषा में। अब हम आगे आते हैं। अब हमको देखने से ये तो पता चल रहा है कि ये तो है, लेकिन हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास जो डेटा है वो कम है। और अगर हमने इसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया भी तो जो जो आंसर हमको मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ हमारा मॉडल अच्छा नहीं बन पाएगा। अब और अच्छा मॉडल अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक वेरिएबल और ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल और मिल जाए, मान लीजिए आपको एक रैम का ऑप्शन और मिल जाए, तो वहां आप दो वेरिएबल्स के आधार पर, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन मिल गया है रैम, ठीक है,
और एक ऑप्शन मिल गया है आपको प्राइस। तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। तो अब ये रैम है। रैम मान लीजिए आपके पास 2 GB रैम का लैपटॉप है, वो 20,000 का है। 4 GB रैम का लैपटॉप है, वो 25,000 का है। 6 GB रैम का लैपटॉप है, वो 27,000 का है। 8 GB रैम का है, वो आपका 33,000 का है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन और आ गया। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें तो रैम जो है, रैम एक वेरिएबल है यहां पर, जो कि एक दूसरा वेरिएबल जो है प्राइस, इसको प्रभावित कर रहा है। मतलब ये जो है, ये इसका जो प्राइस है, अगर मैं बोलूं कि ये जो प्राइस है, वो प्राइस जो है वो रैम पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर दो चीजें आती हैं। एक आता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहां डीवी जो हमारा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राइस। और एक यहां पर हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, यहां हमको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मिल गया, जो इसको प्रभावित कर रहा है वो है हमारे पास रैम। अब अगर हम जो मॉडल बनाएंगे वो कुछ हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पास पता है कि रैम एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, जो प्राइस जिस पर डिपेंडेंट है। तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई एक 12 GB का या 16 GB का रैम का जो लैपटॉप होगा वो कितने का आएगा, इस डेटा को कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो ये जो हम जो कैलकुलेशन करते हैं, इसी के आधार पर हम एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। तो ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब यहां पर हम कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पहला रिग्रेशन हम लोग जो यहां पर देखेंगे रिग्रेशन, वो है हमारा लीनियर रिग्रेशन। और अगला जो हम लोग देखेंगे, एक है हमारा लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो यूज टू डिपिक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और यू मे से द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस when independent variable increases or decreases, then the dependent variable also increases or decreases with the independent variable। जैसे कि मैं अगर आपको यहां पर एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल you have one variable age, and here the level of glucose, you may say level of glucose in body. So as the age of a human being grows, the level of glucose in the body grows। अगर हमको ऐसा मिलता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर if someone's age is 40 and the level of glucose is like 120, in the age of 60 it's like 180, in the age of 70 it's 200। So with the increasing of this, the level of glucose is also increasing, means the level of glucose is dependent variable, and this is IDV. When this is increasing, this is also increasing. This is called the linear regression. Second thing, this linear regression can be expressed using a regression line. Now this model can be drawn. In this model, in your non-linear regression, this model, the graph doesn't show a linear progression depending on how the response variable react to the input variable. Here input variable is independent variable and the response variable is dependent variable.
So the line will rise or fall showing the height or depth of the effect of response variable. Example, for example, you may say a patient's response to the treatment can be good or bad depending upon their body's condition. So it may be calculated, it may be expressed, or model can be drawn by using a non-linear regression, where everything can be possible, where type 1 and type 2, if you know what is type 1 and type 2 error, it may be used here. So this is a non-linear regression, means if you say medical treatment, or here you may say health condition. So मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर इसकी वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाते हैं, इफ यू पुट दिस वैल्यू इन न्यूमेरिक फॉर्म, लाइक इट्स वेरी गुड टू, इफ यू collect this data on a Likert scale from 1 to 5, if the value is 2, 3, 4, 5, 1, 5 you may say, so there is no certainty whether the health condition will be improved or not with the increment of this medical treatment. Okay, some people have a very good health condition with very less medical treatment, or you may say some people have a very bad health condition with the intense medical treatment. So this cannot be expressed in linear form. So it is called a non-linear regression. The next one thing is multiple regression, multiple regression, or say multiple linear regression is used when there are more than one independent variable. It's just like in a linear regression, but here the independent variables are two or more, maybe two or more, just like here you may say it's like age, experience, and educational qualification, and one variable is salary. So if you collect the data from somewhere where you find these variables, it's like age, experience, educational qualification, and salary. So the age, experience, and education qualification, these all are IDV, means independent variables. IDV number 3, 2, 1. So three variables are there who are those all are affecting on the salary. So salary is a dependent variable here. So salary is dependent on these variables. It is called multiple regression model. Okay. So this is all about the regression. Now we will move to how to calculate regression, what is R square value, what is ANOVA table, all these technical terms we will understand. So for this I am using IBM SPSS software, and in 90% cases this software is used by 90% researchers. You may also use Python, R, or Excel, a simple Microsoft Excel, but this is the best software is IBM SPSS. So I'm opening this IBM SPSS, and now we will see how to use this software for calculating the regression, drawing the plot, making histograms, and knowing the correlation and other technicalities of the regression. So in this, it looks like an Excel sheet. Many options are available in this. So there are two options: either you import the existing data from the Excel or CSV file, or you may create your own data. So if you are creating your own data, there are two options available there. When you open this, you will find an empty sheet just like Excel, and below the sheet you may find two tabs, that is data view and variable view. When you click on variable view, here you will find a blank table, so you can create your variables here. Variables are like columns name, just like you use column names in Excel. These are the variables name. So if you
So as you can see, this is the variable view of the table where study hours is a variable, current grade is a variable, and exam score is a variable. These are the variable types. All are numeric, means the value you may put in these variables or in these columns will be numeric, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here you can decide the length or width of the variables, and you may edit the labels so that the other user can understand what these variables are meant for. Just like study hours, so you may put a label like the study hours of a student number of hours student study. Just like labels can be put. So always use relevant variable name so that you need to edit these, make these labels. Okay, next is, this is the columns and this is the measures. So study hours is a scale, means this is a scale on 1, 2, 3, 4, 5, 6, just like a scale. When study hours may be increase or decrease. Current grade is also a scale and exam score is also a scale. You may change these measures according to the variables. Just like if you create a variable like gender, okay, and here you use a string, so the user will put male or female here. So you can't measure this variable on a scale. Okay, so you have to use either ordinal or nominal, these kinds of variables. So whenever you use a numeric type of data, just put it your measures in scale type. I am deleting this gender. So currently we need only 3 variables. Now go to the data view. Here the data is there. So I collected the data somewhere, and where I find the study hours, when the study hours is 1, any student who is studying 1 hour daily and his current grade is 55, then he achieved 58% in the next exam. Another student who is having 56% and studying 1 hour daily is achieving 61%. Just like this, the whole table is created. See, this is the dummy data. Okay, this is not a real data, but which I created just for educational purpose. Okay, so you can't say, ऐसा आप बोल नहीं सकते कि भाई 5 घंटे रोज पढ़ रहा है ये है तो उसका ही ऐसा आएगा. जरूरी नहीं है, वो फेल भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. अगर if you collect this data in a real world scenario, you will find this very different type of data you will find. Okay, so these 3 are available. Now we will move to how to do a regression, where you will find the regression option. So once you collected your data, put this in this form, and now on the top of these tabs just click on analyze. Here you will find regression. See, there are many options are available, but now we are studying only regression, so you have to focus on this. Just click on regression. Here you will find automatic linear, modeling, linear. I will explain all these options, but now I am using this linear regression. So just click on linear regression. Here you will find your 3 variables are there. So you have to choose between dependent and independent variables. What is the dependent variable? Dependent variable is exam score. Since this exam score is dependent on study hours and current grade. This is according to the data you collected. Okay. Now independent variables are study, current grade and study hours. So these are the independent variable. Okay. Now after selection of dependent and independent variable, here you will find many options. The first one is statistics. So here you
the regression coefficient is estimated. I will explain all these in the next video, but and R square change these, so just leave it for now. Now the second option is plot. This is used for creating a histogram or that scatter plot and drawing the regression line. So just cancel it. Now the second or another option is save. So just go to OK. Now we have to focus on only regression. So just click on OK, and the software will draw multiple tables and makes a result. So here you can see variable enter remove. The first thing is dependent variable is exam score. B means all requested variables enter. Okay. The next is model summary. Here you can see the model summary. This is the very important thing you have to understand. This model summary. So now we will see what these tables are doing here. So first table you can see is variable enter and the method. So dependent variables is exam score, and B is all independent variables are in B. Next is the model summary. Here you will find R square and adjusted R square. So what is R? Here you can see you can see R is 0.949 and R square is just square of this value, that is 0.901. What is the significance of R? So R is the correlation between the predictor variable and the response variables. So these variables were exam score and study hours, exam score and current grade. So it showing the correlation between predictor variable and response variable. Next is R square, the proportion of the variance in the response variable that can be explained by the predictor variable in the regression model. This is R square. अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर R स्क्वायर का मतलब है कि आपका जो आपने मॉडल बनाया है या दो जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं स्टडी आवर और करंट ग्रेड, ये 90.1% ये उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. मतलब इसमें अगर वैल्यू से हम अगर एक वैल्यू निकालना चाहें तो 90.1% तक ये इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. ये मॉडल हमारा एक्सप्लेन कर पाएगा. आर स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. द क्लोजर द वैल्यू टू 1 द स्ट्रॉन्गर द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द रिस्पॉन्स वेरिएबल. तो यहाँ प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स बार बार मैं यूज कर रहा हूं. तो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हमारे पास हैं ये, जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं. दीज आर द प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड दिस इज द रिस्पॉन्स वेरिएबल. रिस्पॉन्स वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है एग्जाम स्कोर. ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो अब मान लीजिए आपको एक वैल्यू निकालना है. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको पहले मैं हटा देता हूं. इफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है और वो स्टडी आवर्स हमारे पास है उसके, वो 4 घंटे पढ़ाई करता है एंड इट्स करंट ग्रेड इज 70. तो व्हाट विल बी हिज एग्जाम स्कोर इन फ्यूचर, ये हमको फाइंड करना है. हमारे पास जो करंट डेटा आया था उसके आधार पे हमारे पास ये चीज मिली हमको. तो हियर दैट कोफिशिएंट टेबल विल बी यूज्ड. तो अगर इस आप कोफिशिएंट टेबल में देखेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, ये बीटा, स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा. नेक्स्ट इज ये एक दोनों वेरिएबल्स और इनके कुछ वैल्यूज हमको मिलेंगे इधर. तो इसके लिए हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको कुछ निकालना है y इज द एग्जाम स्कोर. एग्जाम स्कोर है ये, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है. तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमको इसके लिए चाहिए एक कांस्टेंट. कांस्टेंट हो गया हमारा a प्लस यहां हम ले लेते हैं bx प्लस और इसी प्रकार से cy, और जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको आप बढ़ाते जाएंगे. अच्छा, अब ये वैल्यूज कहां से आएंगी? सो उसके लिए आपको ये वाली टेबल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो a
ए इज द कांस्टेंट दैट इज 54.806. इसको आप ऐसा कैसे लिख दीजिए 54.806. नेक्स्ट इज बी. सो द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस 0.067. इसको ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस 0.067. और यहां पर आपको x की वैल्यू क्या चाहिए, यहां पर x की वैल्यू जो हमको चाहिए करंट ग्रेड जो कि है 70. तो इसको कर देंगे हम 70 से मल्टीप्लाई. ओके, प्लस स्टडी आवर्स. अब स्टडी आवर्स के लिए क्या है, यहां पर जो वैल्यू है वो है 9.834. तो लिख देते हैं हम 9.834 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके करंट स्टडी आवर्स है 4. ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी. तो हमारे पास एक प्रेडिक्शन आ जाएगा कि भाई अगर कोई लड़का है वो 70% उसकी करंट ग्रेड है और 4 घंटे रोज पढ़ रहा है तो उसके कितने मार्क्स आना चाहिए, वो आपके मॉडल के हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएंगे. तो फटाफट से इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट और देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू इसमें आती है. तो पहले तो ये 70 मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 0.067 से. तो ये आ गया हमारा 54.806 और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4.69 प्लस 9.834 मल्टीप्लाई बाय 4. तो ये आ जाता है हमारा 39.336. तो हमारे पास अब ये चीज आ गई है. अब हमको क्या करना है, अब इनको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. तो ये आ जाएगा हमारा 54.806 प्लस 39.336 माइनस 4.69. तो ये आ जाता है हमारा 89.452. तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये जो आया है 89.452. तो ये इससे हम ये पता लगा सकते हैं इफ स्टूडेंट स्टडी 4 आवर डेली एंड इज current grade is 70, then he will achieve 89.452%. ये हमारा मॉडल कह रहा है. और हमारा मॉडल जो है वो अगर हम एडजस्टेड आर स्क्वायर देखें तो 87.9% तक ये बिल्कुल सही बता पा रहा है. तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है इन टेबल्स का. और इसके आधार पर हम लोग डेटा को इसमें से आप एक डेटा का प्रेडिक्शन आप इसमें से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो था. अब आगे हम देखते हैं एनोवा टेबल. तो एनोवा टेबल हमारी क्या कहती है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं. व्हाट इज दैट एनोवा टेबल. सो दैट एनोवा टेबल, इसको मैं फर्स्ट आई हैव टू रिमूव दीज ऑल थिंग्स. दिस एनोवा टेबल, ANOVA table indicates that the regression model predicts the dependent variable significantly well. Why this significantly well? Since that significance is 0.000. So if the value is less than 0.0005, or you may say which is significance is significance is less than 0.05. Then it indicates that overall the regression model statistically significantly predict the outcome variable. Okay, so this model is very good. And the next is coefficient table. वो हम लोगों ने देख ली है. ANOVA टेबल का मतलब हमारा ये था. सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज यहाँ पर ये आ रही हैं. वाई सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज क्यों निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ वैल्यूज अगर माइनस में आ रही होती हैं, मान लीजिए -2 है, ओके, और अगली वैल्यू है फिर से -3 और एक और वैल्यू आती है दैट इज +5. तो अगर हम इनको एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे अपने आप को. 5 - 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास. तो in that case we use sum of the square values where we square this and then add all these. Okay, तो ये था हमारा रेग्रेशन में आर स्क्वायर और कोएफिशिएंट्स. और इस प्रकार से हम लोग किस तरीके से ये इसका यूज करके एक वैल्यू को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने मॉडल से. अगर हमारे पास जो डेटा है,
क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डेटा लिया था वो काफी छोटा था, जितना आप डेटा बड़ा लेते जाएंगे उतना ही आपका जो मॉडल है वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जाएगा। अगले जो इसके मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग रिग्रेशन को और डिटेल से हम लोग देखेंगे, और इसके साथ इसके अंदर और भी चीजें हैं, फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज जो हैं उनको हम और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो देखा था वो था सिर्फ रिग्रेशन, उसमें भी हम लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। और डेटा हमारा कहां गया, ये रहा हमारा डेटा जो कि बहुत कम था, ओनली 12 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में हम लोग को रिजल्ट और अच्छे आएंगे। अभी हम लोगों के पास जो डेटा आया था वो सभी जो वेरिएबल्स थे वो स्केल वाले थे, उनका मेजर्स जो था वो स्केल था। और ये नॉमिनल कैसे हो गया, इसको भी स्केल कर देते हैं। तो ये सभी स्केल वाले थे, और अधिकतर वेरिएबल्स कुछ स्केल्स के भी होते हैं, कुछ नॉमिनल भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि रिग्रेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं और एसपीएसएस में हम लोग रिग्रेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को मैं बंद कर रहा हूं। थैंक यू।